पार्टी में बिल्कुल अपनी पिछली लाइफ की तरह ही कपड़े पहनकर जाती है। जब वो बहुत अमीर थी, संग अपनी वाइफ को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो उसने पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे, लेकिन वो उसे बहुत सुंदर लग रही थी। उस पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं, लेकिन वो के लिए तो ऐसी पार्टियों में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तभी संग अपने चीफ को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है, जिस पर वो बहुत समय से काम कर रहा था। लेकिन संग का बॉस बीच में आकर उसे रोक देता है और सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। पर डिनर टेबल पर वो संग का प्लान चीफ को समझाने लगती है। यहाँ वो अपने पति को डिफेंड कर रही होती है। वो चीफ से कहती है कि हमें उस एरिया में रोड नहीं बल्कि एक ब्रिज बनाना चाहिए, जिसे सुनकर संग का बॉस बात टालने की कोशिश करता है और कहता है कि औरतों को आदमियों के काम से दूर ही रहना चाहिए, पर वो वहाँ उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है। डिनर के बाद संग का बॉस उसे मिलकर बहुत उल्टी सीधी बातें कहने लगता है, लेकिन संग वो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसका बॉस वो को भी कुछ गलत बोल देता है, जिसे सुनकर संग का खून खौल जाता है और वो उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और वहाँ से वो को लेकर चला जाता है। वो दोनों वहाँ से निकलकर एक छोटे से पब में ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ संग वो को बोलता है कि चाहे कोई मुझे कितना भी गलत बोल दे, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन कोई मेरी वाइफ को कुछ कहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पर वो उसे कहती है कि शायद अब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, जिस पर संग उसे बोलता है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी फैमिली को कभी दुखी नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। ये सुनकर वो को बहुत अच्छा लगता है। वो समझ जाती है कि संग एक अच्छा आदमी है जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। घर पहुंचकर रात को वो के साथ उसका बेटा हारू सो रहा होता है। तभी वो सोते सोते उसे हक करने लगता है, क्योंकि उसके लिए तो वो उसकी माँ है, पर अब कहीं न कहीं वो भी उसे अपना बेटा मानने लगती है। अगले दिन उसकी बेटी उससे अपनी पॉकेट मनी मांगने आती है, लेकिन वो उसे टेबल पर पड़े बैग्स को फोल्ड करने के लिए कहती है कि जब तुम ये कर लोगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। हानिल गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो सारे बैग्स को फोल्ड कर देती है, जिसके बदले वो उसे कुछ पैसे दे देती है, जिन्हें लेकर वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है, जहाँ वो लड़का उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। कि तभी उसे एक लड़का उसकी फोन से वीडियो बनाता हुआ दिखाई देता है। असल में उस लड़के ने वो की बेटी को इसीलिए बुलाया होता है ताकि वो उसके एमएमएस बना सके और बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके। हानिल को पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस लड़के के दोस्त आकर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके काफी देर बाद हानिल अपने घर आती है। वो अपने कमरे में जाकर चीजों को तोड़ने लगती है, जिनकी आवाज सुनकर वो उसके रूम में जाती है। वो अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है, तभी वो का ध्यान उसके शरीर और उसके मुंह पर पड़े निशानों पर जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, मुझे बताओ, पर ये सुनते ही वो रोने लगती है। असल में उन लड़कों ने उसको बहुत मारा होता है, लेकिन इससे पहले वो इसके साथ कुछ गलत कर पाते, ये उनमें से किसी एक को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वो रोते रोते सारी बात अपनी मॉम को बताती है, जिन बातों को सुनकर वो का खून खौलने लगता है। वो अगले दिन हानिल के साथ उसके स्कूल जाती है, जहाँ वो लड़का भी अपने वकील के साथ बैठा होता है। उसका वकील उसे कहता है कि तुम इसके खिलाफ केस करके कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो किसी और देश में जाकर भी पढ़ लेगा, पर तुम्हारी बेटी का क्या होगा, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। लेकिन तभी वो वहाँ से उठकर वॉशरूम में चली जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अब उसके सामने उसकी पूरी पिछली जिंदगी घूमने लगती है। उसने भी न जाने इन जैसे कितने लोगों को बचाया था और हानिल जैसी कितनी बेकसूर लड़कियों की जिंदगी खराब की थी। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। पर तभी हानिल वहाँ जाती है, जो उसे रोते हुए देख लेती है और रोते हुए बोलती है कि मॉम कोई बात नहीं, हम ये केस वापस ले लेंगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनसे जीत सके, मैं अपना स्कूल छोड़ दूंगी, बस आप चिंता मत करो। जिस पर वो उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि बेटा हमें लड़ने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ एक बार फिर से उस लड़के का वकील उसे डराता है। पर वो तभी अपना फोन निकालती है, जिसमें वो शुरुआत से उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी, जिसे देखकर उस लड़के और उसके काबिल वकील के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में उस लड़के से कहती है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ अब क्या करूंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। मैं ये रिकॉर्डिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर सोशल मीडिया साइट पर डालूंगी, और ये मत सोचना कि ये देश छोड़कर तुम बच जाओगे, तुम जिस भी देश में जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और तुमको सजा दिला कर रहूंगी। अब उस लड़के को भी लगने लगता है कि यार ये किससे पंगा ले लिया। वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन वो लड़का वो को उल्टा सीधा बोलने लगता है। पर तभी वो उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और वो दोनों वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर आकर हानिल अपनी मॉम को बहुत कूल बताती है। उसे तो ये लग रहा था कि शायद अंदर उसकी मॉम में किसी और की आत्मा आ गई थी, वैसे उसे जो लग रहा था वो सही था। जिसके बाद वो अपनी मॉम के कंधे पर सिर रखकर उसे शुक्रिया कहती है। अब वो को भी इन सभी से प्यार हो चुका था। वो अपने आप को इसी फैमिली का एक हिस्सा मान रही थी। वो अब अपने पति संग से अच्छे से बात करती है। वो हारू और हानिल को डेली स्कूल के लिए तैयार करती है और उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है। कहीं न कहीं वो अब बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। एक दिन मिस्टर किम उसे फिर से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है, इसके बाद तुम्हारी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। जिस पर वो कहती है कि ऐसा मत करिए, वो दोनों बच्चे बिना माँ के प्यार के नहीं रह पाएंगे। जिस पर मिस्टर किम बोलते हैं कि तुम जितना प्यार इनको करना चाहती हो कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं है। वहीं एक दिन स्कूल से आते हुए हारू बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों से पता चलता है कि उसे एक रेयर बीमारी है। तभी वो को याद आता है कि ये रेयर बीमारी उसकी मॉम की भी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। वो ये जानकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए डॉक्टर्स उसकी जल्दी से सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी मिस्टर किम एक कार में वो का इंतजार कर रहे होते हैं। वो से उस कार में बैठने को बोलते हैं, क्योंकि उसी कार के एक्सीडेंट से वो की मौत होनी थी। पर वो मिस्टर किम से कहती है कि मैं अभी नहीं जा सकती हूँ, बस मैं एक बार हारू को होश में आते हुए देखना चाहती हूँ और बाकी सबसे मिलना। मिस्टर किम
उसे मना करते हैं, लेकिन उसके काफी मिन्नतें करने के बाद वो मान जाते हैं। वो सबसे पहले हानिल से मिलती है और उसे गले लगाकर कहती है कि एक कामयाब इंसान बनना। जिसके बाद वो हारू से मिलने जाती है, जिसको अब होश आ गया था। वो उसे कहती है कि मम्मी किसी काम से बाहर जा रही है, इसलिए उसके बिना तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा और मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। हारू भी उससे कहता है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। वो संग से मिलकर कहती है कि तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, और वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है। तभी उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ अब वो अपनी पुरानी लाइफ में आ गई थी। होश में आते ही वो उसी हॉस्पिटल में पहुँचती है जिसमें हारू को रखा गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जिसके बाद वो संग के घर जाकर देखती है, लेकिन उसको वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता है। असल में वो 3 महीने से कोमा में थी, जिसे आज ही होश आया था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में कोई नहीं मिला। जिसके कुछ दिन बाद वो अपनी फैमिली एल्बम को देखने लगती है, जिसमें उसे उसके डैड की फोटो मिलती है, जिसको देखकर वो चौंक जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसके डैड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर किम ही थे, जो इस पूरे टाइम उसे गाइड कर रहे थे। इसलिए वो बार बार उससे मिलने आते थे। कुछ टाइम बाद वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए न्यूजीलैंड जाने का सोचती है, और जैसे ही वो फ्लाइट में चढ़ती है तभी उसे एक बच्चे की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसकी पुरानी फैमिली हारू, हानिल और संग खड़े होते हैं। वो उन्हीं के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो बताते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले हमारी मॉम की एक कार एक्सीडेंट में जान चली गई थी, इसलिए हम थोड़ा रेस्ट लेने न्यूजीलैंड जा